बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ इशफाक सुलैरी। प्रोग्राम आज के मेहमान के साथ किसी भी कौम और किसी भी पार्टी के लिए यकीनी तौर पर उसकी मकबूलियत के लिए, उसको चलाने के लिए वर्कर्स की ज़रूरत होती है और ख़ासकर नौजवान क़यादत की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री को देख लिया जाए, तारीख़ को देख लिया जाए, तो अब तक की तारीख़ में पाकिस्तान में जितनी भी बड़ी पार्टियां आई हैं, जिन्होंने हुकूमत में आए या हुक्मरानी की, उनमें से अगर देखा जाए तो हमेशा कोशिश होती है कि विनिंग हॉर्स को लिया जाता है, उन लोगों को लिया जाता है जिनके पीछे वोट बैंक हो, बड़ी ताकतें हों, बड़े सरमायादार हों। लेकिन हकीकत को अगर देखा जाए तो सिंध के अंदर MQM और जमात इस्लामी, पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो वो बहुत पार्टियां हैं जिन्होंने सियासत के अंदर ऐसे चेहरों को लेकर आई जिनका नाम था, नाम निशान था। वो अगर उसकी माली हिस्से देखी जाए तो इंतहाई कमज़ोर लोग थे, लेकिन वो कारकुन रहे जमात इस्लामी के, वो कारकुन रहे MQM के। अगर मेयर की बात की जाए, अगर इसी तरह से वजारतों की बात की जाए, तो इन दो पार्टियों का तो एक समझ में आती है कि उन्होंने अपने कारकुनों को बेशक ऊपर लेकर आए, वजारतें दी, उनसे काम लिया। लेकिन अगर ओवरऑल पाकिस्तान की बड़ी पार्टियों को देख लिया जाए तो उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि किसी बड़े नाम को, बड़े सरमायादार को सेनेटर भी बनाया है, वजारत भी दी है, MNA और MPA भी उसकी को लेकर आते हैं। सिंध के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की अगर बात कर ली जाए तो उसके अंदर मोहम्मद खान जो समेत कई यहाँ पर नाम आए, जाम सादक अली, सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह, जहाँ तो इसके अंदर भी, इस पार्टी के अंदर भी अगर ये कह लिया जाए तो बड़े नाम ही बड़ी वजारतों पे पहुँचे हैं। शाद नादर ही कोई इस पार्टी के अंदर भी हमें ऐसा वर्कर्स मिले जो कि बड़ी ओहदे पर गया हो, वजारत के लिए उसको नॉमिनेट किया हो, सेनेट के लिए उसको नॉमिनेट किया हो। प्रोग्राम आज के मेहमान के साथ इशफाक सुलैरी के साथ मौजूद होंगे ऐसी शख्सियत जो कि कारकुन हैं। स्पोर्ट्स के हवाले से अगर बात कर ली जाए, सोशल सेक्टर के हवाले से अगर बात कर ली जाए, उनकी कारकर्दगी के हवाले से बात कर ली जाए, समाजी सियासी शख्सियत के हवाले से अगर बात की जाए, तो यकीनी तौर पर वो मुखालिफों के लिए भी काबिल कबूल हैं तो अपनों के लिए भी काबिल कबूल हैं। आज के मेहमान हैं मेरे डॉक्टर मोहम्मद हाशिम खासकली साहब। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ, आपने हमें टाइम दिया HNN न्यूज़ पर। क्या कहेंगे जो मैंने इस वक्त सियासी हालात पर बात की है, सियासी पार्टियों के हवाले से जो बात की है, क्या आप इससे एग्री हैं या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं HNN का शुक्रगुजार हूँ और ख़ास तौर पे इशफाक सुलैरी साहब, आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया और बहुत सारी आपने एक पाकिस्तान की सियासत पे कमेंट्स दिए। जैसा कि सियासत एक इबादत ही है, खिदमत है, सोशल सेक्टर हो, लोगों से मेल जोल हो, जो भी मामलात हैं, उस मामले में हम भी फंक्शनल मुस्लिम लीग, जिसकी क़यादत हज़रत पीर साहब पगारा साहब फरमा रहे हैं और शुरू से ही आ रही है पाकिस्तान लेवल पे, और बड़े बड़े इनके लीडर पैदा हुए। मुल्क का वज़ीर आज़म भी फंक्शनल मुस्लिम लीग का हुआ, वज़ीर आला सिंध भी मुस्लिम लीग के हुए, और आज भी हम पीर साहब पगारा साहब की क़यादत में खिदमत कर रहे हैं और हम कारकुन हैं, वर्कर हैं। हमारे पार्टी में एक ही नारा होता है कि हमारा सबका लीडर हज़रत पीर साहब पगारा, बाकी हम सब लोग कारकुन हैं। तो ये हमारी जस्तुजू है, ये हमारा एजेंडा है कि लोगों की खिदमत की जाए और पाकिस्तान के नज़रिए को उजागर किया जाए, ख़ास तौर के सिंध में, क्योंकि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल, हम ये चाहते हैं कि नज़रियाती तौर पे इस मुल्क की मुहाफ़िज़ मुस्लिम लीग ही हो सकती है
और वो फंक्शनल मुस्लिम लीग है। तो डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि नज़राती तौर पर भी आप पीर साहब पगारा के साथ हैं, पीर साहब का जो आपका लीडर एक ही है और तमाम आप लोग वर्कर्स हैं, लेकिन फंक्शन लीग को अगर देख लिया जाए तो उसकी हिस्ट्री को देख लिया जाए, वज़ीर आज़म मोहम्मद ख़ान आपको मिला, आपके कई यहाँ पे वज़ीर आला बने, लेकिन आपकी जो पार्टी की प्रमोशंस की बात कर ली जाए तो वो मखसूस इलाके तक रही, उसे आगे नहीं जा सकी। लेकिन अब तो कहा जा रहा है कि वो सुकड़ती जा रही है और कमज़ोर होती जा रही है। क्यों ये सब कुछ हो रहा है? नहीं जी, मैं आपसे इस चीज़ पे सुलेरी साहब इत्तेफाक नहीं करूँगा, क्योंकि देख लें आप, जब से पीर साहब पगाड़ा साहब ने क़यादत संभाली थी तकरीबन 80s ज़िया-उल-हक़ के दौर में, मुस्लिम लीग फंक्शनल की पूरे पाकिस्तान लेवल पे ये पार्टी थी। पंजाब से मियाँ ज़ाहिद सरफराज वाले होते थे, गुलाम हैदर वाइन साहब थे, चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, ख्वाजा सफदर थे सियालकोट से, चौधरी ज़हूर इलाही मरहूम थे। तो ये पाकिस्तान लेवल पे हज़रत शाह मर्दा शाह ने सियासत की। ये ख़ुद गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब जो साबिक़ वज़ीर आला और गवर्नर थे, ये फंक्शनल मुस्लिम लीग रहे हैं। हनीफ रामे साबिक़ वज़ीर आला पंजाब थे, वो फंक्शनल मुस्लिम लीग में रहा है। तो ये मुल्की लेवल की पार्टी है। और उसके बाद जब 85 में मोहम्मद खान चुने जो प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो चारों सूबों में मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी। पीर साहब पगाड़ा साहब ने इस मुस्लिम लीग को मुनज़्ज़म करके और अपने पाँव पे खड़ा किया। उसके बाद सिंध में भी उसका वज़ीर आला बना जाम सादिक अली, 85 में गौस अली शाह बने। उसके बाद 90 में दोबारा मुस्लिम लीग का वज़ीर आला बना लियाकत जतोई, 97 में बना, जाम सादिक 90 में बना। तो गाय बगाए मुस्लिम लीग फंक्शनल अपनी भरपूर नुमाइंदगी करती रही है। इस जी, आप कह रहे हैं कि लियाकत जतोई और गौस अली शाह व दीगर जो थे, वह हनीफ रामे का भी आपने नाम लिया, मुस्तफ़ा खर का भी आपने कह रहे हैं, लेकिन अगर फंक्शन लीग की अगर तारीख को देख लिया जाए, हिस्ट्री को देख लिया जाए, वो पावर में रही है। अयूब खान का दौर हो, बलदियाती दौर हो या उसकी हुकूमत का दौर हो, ज़िया हक़ का बलदियाती दौर हो या उसकी हुकूमत का दौर हो, मुशर्रफ का बलदियाती दौर हो या उसकी हुकूमत का दौर हो, तो फंक्शन लीग अरूज पर थी। लेकिन जमहूरी दौर के अंदर अगर आप देख लें तो जमहूरी दौर के अंदर मुस्लिम लीग फंक्शनल जो है वो इतनी अरूज पे नहीं होती, इतनी उसकी ताकत नहीं होती। तो क्या वजूहत है? ये जमहूरी दौर ही है। देखें जी, 85 में भी इलेक्शन हुआ, जमहूरी दौर था। 90 में भी इलेक्शन हुआ, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब बने, जाम सादिक अली वज़ीर आला बने, वो भी जमहूरी दौर था। 97 में दोबारा मुस्लिम लीग के जब आए तो वो इलेक्शन के थ्रू आए। तो हम कब फिर 2001 में जब इलेक्शन कराता है जनरल मुशर्रफ, फिर मुस्लिम लीग जो है आ जाती है। अरबाब रहीम पीर साहब पगाड़ा साहब की आशीर्वाद से वज़ीर आला बनते हैं। तो ये जमहूरी हुकूमतें हैं, कब ये कोई नामजद नहीं थे, इलेक्टेड लोग थे। इलेक्टेड लोग थे। आप ये भी कह रहे हैं कि आपका जो था दौर के अंदर आप पाकिस्तानी पार्टी हैं, आपका लाहौर के अंदर सियालकोट और दीगर इलाकों के अंदर आपका होल्ड था, लेकिन ये तमाम जो लोग थे वो माजी बन चुका है और माजी हाल जो इसकी बात की जाए वो चीज़ नहीं है। वो क्यों नहीं है ये चीज़ें? देखें जी, ये बदकिस्मती है क्योंकि मुस्लिम लीग हमेशा ग्रुप्स में रहती है और आप ये आज से नहीं, शुरू से होता है। तो मुस्लिम लीग नवाज बन गई, मुस्लिम लीग फंक्शनल बन गई, लेकिन जब टाइम आता है जमहूरियत को, जब भी जमहूरी दौर आता है तो ये मुस्लिम लीग इकट्ठी हो जाती। आप देख लीजिए 90 में नवाज शरीफ साहब और पीर साहब पगाड़ा अलाइज थे, फिर 97 में अलाइज थे। उसके बाद नवाज मियाँ साहब, अभी जो 2008 की इलेक्शन हुआ उसमें भी मियाँ नवाज शरीफ और हम लोग इत्तेहादी थे मुस्लिम लीग के। हमारी अपना एक पहचान है, उनकी अपनी पहचान है। मुस्लिम लीग के अलग अलग ग्रुप्स में हैं, लेकिन फिर भी मुश्तरका तौर पे वो इलेक्शन लड़ते भी हैं और इकट्ठे जो है यहाँ पे नज़रियाती तौर पे मुल्क की हिफाजत खिदमत करते हैं। डॉक्टर साहब, आप इससे जो मेन चीज़ है वो देखी जाए, अगर मुस्लिम लीग की बात की जा रही है तो मुस्लिम लीग ने तो पाकिस्तान बनाया, एक बड़ी पुरानी मुस्लिम लीग थी, लेकिन इस वक्त अगर मुस्लिम लीग की सूरत हाल को देख लिया तो कई यहाँ पर मुस्लिम लीग हैं, कई यहाँ पर छोटी मोटी पार्टियों में डिवाइड हो चुकी है। क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग अशारों पर चलती है, अशारों पर इकट्ठी होती है, या इसका अपना कोई वो मंशूर होता है, या खुद वो जमहूरी इसमें जमहूरी तरीक़ों से चलती है या नहीं चलती? क्यों नहीं चलती ये चीज़ें?
मुस्लिम लीग का जनाब अपना मंशूर है और ख़ास तौर पे सिंध के पीर साहब बगाड़ा साहब की जो क़यादत में मुस्लिम लीग फंक्शनल है, यहाँ सिंध का सदर साईं सदरुद्दीन शाह साहब हैं या दूसरी हमारे अकाबरीन हैं। आप देखें सिंध की सियासत दूसरे मुल्क के निस्बतन बड़ी डिफरेंट है और यहाँ पे हमारी जो मुस्लिम लीग की क़यादत है सूबे के हालात को मद्देनज़र रखते हुए सियासत कर रहे हैं। हम वफाक की सियासत करते हैं, हम कन्फिडेरेशन की सियासत करते हैं। वफाक की सियासत करते हैं और यकीनी तौर पर जो सेनेट के इलेक्शन हुए उसमें भी आप देख रहे हैं कि आपकी क्या सूरत हाल थी। जो जनरल इलेक्शन हुए उसके अंदर भी आप कौमी असम्बली में जनरल सीट पे आप नहीं पहुंच पाए, क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि देखें सेनेट का जो आप कह रहे हैं कि वो सेनेट में तो आपने देख लिया कि जिस तरीके से इलेक्शन किए गए वो सबको पता है। हमारी जो है ना सियासत साफ़ सुथरी है और हम यकीन रखते हैं अवाम की ताकत पे, अल्लाह की ताकत पे यकीन रखते हैं और नीचे अवाम जिसको मुंतखब करे। तो ये इलेक्शन में हार जीत होती रहती है लेकिन हम अपने मकसद से नहीं हटे, हम अपनी सियासत से नहीं हटे, हम अपनी खिदमत से नहीं हटे, हम वही उसी जुस्तजू में। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने सिंध में 2 दफ़ा इलेक्शन को हाईजैक किया, 2008 में किया, 13 में किया, फिर 18 में किया। उन्होंने धांधली के नतीजे में इन्होंने किया, नहीं तो ये तो लोग इलेक्शन में भी कन्विंस करने के लिए बाहर जाते थे, लोग निकल आए थे। अब इंशाल्लाह वो टाइम नहीं, जब भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए तो इंशाल्लाह ताला पीर साहब बगाड़ा की क़यादत में फंक्शनल मुस्लिम लीग बड़े मज़े के साथ ये इलेक्शन जीतेगी सिंध। डॉक्टर साहब, आप इस बात का तो एतराफ़ कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो किस तरह भी करके 2 दफ़ा हुक्मरान पार्टी बन चुकी है। इस वक्त 13 साल से पीपल्स पार्टी सिंध में हुक्मरान पार्टी है। जो सेनेट का इलेक्शन हुआ वो भी आपके सामने है, किस तरह से जरदारी ने वो सेनेट का जो अपना उनका कैंडिडेट जीता। तो आप फिर 23 के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं या बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी आपको मैदान दे देगी? देखिए जी, मैदान तो हमें मिला हुआ है। अवाम 13 साल में इतने बेजार हो चुके हैं, तंग हो चुके हैं कि लोगों, आप पूरी सिंध घूम लें, कहीं पे भी सिंध में पीपल्स पार्टी ने कोई कारकर्दगी, कोई काम नहीं दिखाया, कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं है उनका। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में जाएं लोग परेशान हैं। लेकिन अभी ये रोज़ रोज़ पीपल्स पार्टी ये खेल खेलेगी नहीं और इंशाल्लाह जो कुव्वतें हैं जो इस मुल्क को संभालना समझती भी हैं, देखती भी हैं, सोचती भी हैं, इंशाल्लाह फेयर एंड फ्री जिस दिन इलेक्शन हुआ और हमें उम्मीद है कि 23 में होगा तो इंशाल्लाह ताला फंक्शनल मुस्लिम लीग इसमें कामयाब होगी। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि मेगा प्रोजेक्ट भी नहीं चले, आप कह रहे हैं कि अवाम भी इनके साथ नहीं, आप कह रहे हैं कि सिंध के अंदर इनका काम भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर स्क्रीन पे अगर देख लिया जाए तो इस वक्त पीपल्स पार्टी नज़र आ रही है, क्योंकि सिंध के अंदर तो कोई मतबादल हुकूमत आपको नज़र नहीं आ रही। अवाम के अगर तो कोई मतबादल कोई हुकूमत नज़र आए या मतबादल कोई पार्टी नज़र आए तो अवाम उस तरफ जाए ना, क्योंकि नून लीग ने भी तो मैदान छोड़ दिया सिंध का। नून लीग का तो यहाँ सिंध में नहीं, यहाँ हम है फंक्शनल मुस्लिम लीग ही है। और आप ये नहीं कहें कि कोई नज़र नहीं आ रही, जब जिसकी गवर्नमेंट होती है और 10-10 SP एक हल्के में लगाते हैं तो जाहिर है लोगों को अंडर प्रेशर करके ये वोट लेते हैं। क्यों नज़र नहीं आती फंक्शन? आप अरबाब रहीम उमरकोट का इलेक्शन लड़े या दूसरे जो भी इलेक्शन होते हैं, अली मोहम्मद महर इलेक्शन लड़ा, क्या 70-80 हज़ार वोट वो लेता रहा है। अरबाब साहब 35,000 वोट लिए हैं, तो ये क्या फंक्शनल मुस्लिम लीग की कारकर्दगी नहीं है? 10 SP एक पोलिंग पे लगाएंगे, पुलिस धौंस और धांधली से होगी तो लोगों, जब फेयर एंड फ्री इलेक्शन जनरल होगा तो आप रिजल्ट देख लेंगे क्या होगा। बल्दियाती इलेक्शन आएंगे, ज़ाहिर है आप कह रहे हैं कि 10 SP लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप कितने वोटर्स हैं इसी हुकूमत के अंदर, अगर बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो फिर इतने बड़े आपके दावों के बावजूद क्या आप सिंध के अंदर किसी ज़िले को विन कर पाएंगे? हमने इलेक्शन बल्दियाती के लिए तैयारी कर रखी है। आपने रिसेंटली देखा होगा कराची में लोग कहते थे कराची में इनका कुछ नहीं है, लेकिन फ्लाई ओवर लियाकताबाद में जो अजीम शान जलसा हुआ है, कराची के लोग समुंदर के ठाठे मारता हुआ समुंदर था लोगों का। ये एक तब्दीली है क्योंकि उनको मुस्तकबिल अपना फंक्शनल मुस्लिम लीग में कराची वालों को भी नज़र आ रहा है, सिंध वालों को भी नज़र आ रहा है, क्योंकि पीर साहब बगाड़ा की जो क़यादत है वो बेलौस है और ये जो चोरों को दिन है वो गिने जा चुके हैं। इंशाल्लाह ताला अब हम सब कुछ जान चुके हैं। आपकी क़यादत कहती है कि अमन के साथ हुकूमत की जाए, अमन के साथ वो अपने कारकुन को तकलीफ़ ना दी जाए,
ज़ाहिर है कि जब तक आप तहरीक नहीं चलाएं, जब तक आप अपने आप को तकलीफ़ में आपके वो लोग नहीं आएंगे तो आप वो तहरीक आपकी कामयाब नहीं हो सकती। आप सूर्या बादशाह की तहरीक को अगर आप देख लेते हैं तो अपने बेशुमार उनके जो साथी थे वो शहीद हुए, तब जाकर उनकी तहरीक कामयाब हुई। तो इस वक्त आप समझ रहे हैं कि एक बार फिर आपको 70 वाली जो तहरीक है वो चलाने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं? तहरीक जो है वो सूर्य बादशाह शहीद की जो तहरीक थी वो अंग्रेज़ों के खिलाफ थी, मुल्क की आज़ादी की तहरीक थी। इस वक्त हम जमहूरी लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, कानून पसंद लोग हैं। हम बिला वजह कानून को हाथ में नहीं लेते और बिला वजह हम हुकूमत को इस ट्रबल में नहीं डालना चाहते। लोग भी समझते हैं, लोग भी देखते हैं, हम कानून की पासदारी करने वाले लोग हैं। पीर साहब का हमें यही हुक्म है, हम दुख सुख में लोगों के साथ हैं और जो भी कोई जबर ज़्यादती हमारे लोगों पे FIR काटती हैं या और भी जुल्म होते हैं बिला वजह, तो हम कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं और इंशाल्लाह हम इसमें सुरखरू होंगे। ये चंद दिनों की इनकी जो ख्वाब है गवर्नमेंट की धौंस और धांधली, वो इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म हो जाएगी। इस वक्त सिंध समेत पूरे पाकिस्तान की अगर हम बात कर ली जाए, गरीब आदमी की बात कर ली जाए, इसके लिए इस वक्त तमाम वो चीज़ें जो उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए हैं उनके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। गैस के रेट्स की बात कर ली जाए, बिजली के रेट्स की बात कर ली जाए, उसके बावजूद सिंध के अंदर जहाँ पर फंक्शन मुस्लिम लीग मौजूद है वहाँ पर उस PTI का कोई वजूद नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसके बावजूद फंक्शन लीग PTI को सपोर्ट करती है इन इश्यूज़ के पे, इन महंगाई पर, जहाँ PTI जो लोगों को जहाँ पे ज़रूरत है, एशिया की जो ज़रूरत है, उनके रेट में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। आपकी आवाज़ नज़र नहीं आ रही कहीं पर भी। देखिए जी, अभी ये आप जो बातें करते हैं कि वफाक, एक तो मुल्क पे इतना कर्जा चढ़ा हुआ है। पिछले दिनों में जो 30 साल से किसकी हुकूमत थी? PTI की गवर्नमेंट थी या फंक्शनल मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी? जिन लोगों की गवर्नमेंट थी उन लोगों ने मुल्क का देवालिया निकाल दिया। अब जिसको गवर्नमेंट मिली है हम उसे के इत्यादि ज़रूर हैं। और महंगाई की बात जहाँ तक कंट्रोल करना है वो 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी बनती है। आपको पता होगा कि असिस्टेंट कमिश्नर्स जो होते हैं वो रेट लिस्ट वगैरह चेक एंड बैलेंस कर दें। सिंध में गुड गवर्नेंस का कोई नाम ही नहीं है। अगर यहाँ पे व्यापारी है जितनी कीमत लगा ले, कोई उसको पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। तो ये जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट की है, सूबाई गवर्नमेंट की है, पीपल्स पार्टी की है। आप अभी देख लें, जो आबादकार हैं उनको गंदम का सही रेट नहीं मिल रहा, अभी तक बारदाना नहीं मिला। अब ये बारदाना जब गंदम ख़त्म हो जाएगी फिर आएगा, बड़े बड़े व्यापारों को ये दे देंगे और उससे डायरेक्ट पैसे लेंगे। तो ये पीपल्स पार्टी ने तबाही मचाई हुई है। सिंध के गरीब मजदूर हारी को इतना उन्होंने पीछे छोड़ दिया है महंगाई में कि वो मजबूर हो गया है। तो इसलिए सिंध गवर्नमेंट ने बहुत कुछ लोगों के साथ जुल्म किया है और तरक्की की कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही। अब कहा जाता है कि सियासत के अंदर कामयाबी के लिए पैसा चाहिए, उसको लेके वोट चाहिए, उसकी ताकत चाहिए, और बड़ी पार्टियां जो हैं वो कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को शामिल किया जाए जिसके अंदर ताकत हो, पैसे की ताकत हो, उसकी आफादी क़ुव्वत की ताकत हो। क्या समझते हैं कि कारकुन की इज़्ज़त जो है किस तरह से पार्टी में होगी, किस तरह से पार्टी की जो क़यादत है, जहाँ वो निचले लेवल की जो क़यादत है वो उसको सपोर्ट करे और निचले लेवल से जो है वो कारकुन ऊपर आए? देखिए जी, कारकुन का बुनियादी जो है एक रीढ़ की हड्डी का हिस्सा, बैकबोन का होती है हैसियत। कारकुन अवाम और लीडर के बीच में एक राब्ते का सरंजाम देता है, राब्ता। और कारकुन को चाहिए कि राब्ते में रहे अपनी लीडरशिप से भी और आवाम से भी, और आवाम के जो मसले मसाइल हैं उनको उजागर करे। तो इंशाल्लाह कारकुन भी आगे आ सकते हैं और हमारी पार्टी ने कारकुनों को भी नवाजा है। कारकुन ही जो है शुरू से ही MP पीर साहब बगाड़ा, शाह मर्दान शाह रहमतुल्लाह अलैह, तो कई ऐसी मिसालें हैं, ऐसे ऐसे लोगों को टिकटें दी और उनको जितवाया है कि जिन्होंने लोगों की खिदमत की है। इस वक्त जो कहा जाता है कि अंदरूनी सिंध के अंदर ये बात बहुत मशहूर होती है कि जब आपका वोट लेना होता है तो आपके दरवाजे खुल जाते हैं, पब्लिक से आपकी डीलिंग हो जाती है, पब्लिक से आप मिलना शुरू कर देते हैं, और फिर जो 5-5 साल पुरानी जो अमवात होती हैं उस पर आप फाता खानी करने चले जाते हैं, और जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद वो दरवाजे बंद हो जाते हैं, लोगों से मिलना जुलना ख़त्म हो जाता है। फिर क्या समझते हैं सिंध की आवाम बेवकूफ़ है या सिंध की आवाम को आप लोग बेवकूफ़ बनाते हैं? अब जो है आवाम समझ चुका है कि 5 साल के बाद फातिहा पे जाना और दरवाजे इलेक्शनों में खोलना अब उन लोगों को पहचान चुका है। अब उन लोगों को वोट नहीं मिलेगा,
वोट उनको मिलेगा जो आवाम के अंदर है, आवाम से रात दिन राब्ते में है, उसी को वोट मिलेगा। ये हाल तो आपका भी है ना। तो मैं सबके लिए कह रहा हूँ, सबके जो लिए भी कह रहे हैं। सबकी लीडरशिप जिसकी भी आवाम से राब्ता नहीं रखेगी, अभी आवाम जान चुके हैं सबको। समझते हैं कि आपकी जो पार्टी है उसमें कारकुनों को जो टिकटें दी जाती हैं वो मेरिट की बुनियाद पे दी जाती हैं, यहाँ फरमाइशी तरीका भी है। फरमाइश की कोई बात नहीं है, मेरिट पे दी जाती है, जो अहल होता है उसको टिकट दी जाती है, और आइंदा भी ऐसे ही होगा हमारे पास। पीटीआई का क्या मस्तकबिल देख रहे हैं आप इस वक्त सिंध के अंदर? क्या समझ रहे हैं कि वो फिर किसी तरह से जीत जाएगी, जिस तरह इसको कराची के अंदर उनके एमएनए जीत गए, पीटीआई के ज़िमनी इलेक्शन में वो दोबारा जीत नहीं पा रहे? क्या समझते हैं कि पीटीआई का सिंध के अंदर कोई वजूद है, नून लीग का कोई वजूद है, या बैकअप करेंगे ये लोग? नहीं, वजूद तो उनका है, लेकिन उनकी लीडरशिप सिंध में वो तवज्जो नहीं देती जो उनको तवज्जो देनी चाहिए। एक तो उनको लोकल लीडरशिप यहाँ पे नहीं है, यही वजह है कि नून लीग और पीटीआई के कारकुन बेचारे बेयारो मददगार होते हैं। उनको अपनी लीडरशिप, अपनी क़यादत जो होती है फेडरल में, वफाक में, सिंध को वो अहमियत नहीं देती कारकुनान को। आने वाले इलेक्शन में जीडीए क्या एक प्लेटफॉर्म पे होगी, या फंक्शन लीग अपने प्लेटफॉर्म पे होगी और जीडीए अलग हो जाएगी? ऐसा तो कोई नजर आ रहा है कुछ? ये देखें, इस वक्त हम जीडीए की क़यादत में सब पीर साहब की क़यादत में मुत्तफिक हैं। जब इलेक्शन आएंगे तो उस वक्त जो भी क़यादत फैसला करेगी हम उस पर। क्या समझ के फंक्शन लीग का मुस्तकबिल अगर जीडीए के साथ जुड़ा रहा तो फंक्शन लीग की अपनी पोजीशन लूज होगी या वो रहेगी? तो क़यादत हज़रत पीर साहब बगाड़े की क़यादत में जीडीए हो या फंक्शन हो, इंशाअल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन 23 में सुरखरू होकर रहेगी। आने वाले इलेक्शन के अंदर क्या कारकुन को एक बार फिर इज्जत मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या आने वाले इलेक्शन के अंदर जीडीए सांगड़ समेत पूरे सिंध के अंदर से किस तरह से वो हिस्सा लेगी, किस तरह से वो विन करेगी? क्या पीटीआई के बाद आने वाली हुकूमत या पीटीआई सिंध की आवाम को रिलीफ दे पाएगी या नहीं दे पाएगी? क्या नून लीग सिंध के अंदर बैकअप करेगी या पीटीआई बैकअप करेगी या नहीं करेगी? अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। इशफाक सुलैरी को अल्लाह हाफिज़।